नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं सीएमए सुमित रस्तोगी आपका स्वागत करता हूं सुमित रस्तोगी क्लासेस में। और आज के लेक्चर में मैं आपके लिए रिवीजन लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो आज की क्लास में मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के रिविजन लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स करवाऊंगा, जरा एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करके जब हम प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करके प्रॉफिट निकालना है तो हमारा फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है ना। कौन कौन से पॉइंट्स मार्जिनल कॉस्टिंग करते टाइम हमें अपने माइंड में रखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर आपके यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी उनके लिए। लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और जो एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग? इन मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट इज सेग्रीगेटेड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं एक इक्वेशन का यूज करके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आफ्टर कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन वी कैन कैलकुलेट प्रॉफिट एज फॉलोज। फिर हम कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं और हमारे पास आता है प्रॉफिट, और हमारा फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग एज्यूम दैट ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट। और इस टेक्निक के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। उसका क्वांटिटी कम बनाए या ज्यादा बनाए इससे कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटिटी कम बनेगी तो कॉस्ट आपकी कम होगी, क्वांटिटी ज्यादा बनेगी तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, वो वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसका अमाउंट फिक्स रहेगा किसी भी क्वांटिटी पे, चाहे आप 10,000 यूनिट बनाए, आप 15,000 यूनिट बनाए, आप 1,000 यूनिट बनाए, या आप 20,000 यूनिट बनाए। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट, जब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज करके आप प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मेट यूज करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, वो सिंपल है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ये फॉर्मेट का यूज करके आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जहां पर हम प्रॉफिट को निकालने के लिए जो फॉर्मेट यूज करते हैं उसमें सेल माइनस टोटल कॉस्ट करते हैं, और टोटल कॉस्ट को दो पार्ट में लिखा हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, और लास्ट में आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन आप सभी बच्चों से है कि क्या दोनों टेक्निक से जब हम प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते हैं तो प्रॉफिट का अमाउंट सेम आता है? तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या ना? तो ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि सर प्रॉफिट का आंसर दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ही आना है। या पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस करो, या दोनों इकट्ठा एक साथ माइनस करो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए सर। नहीं बेटा, आप यहाँ पे गलत हो सकते हैं। आपका प्रॉफिट डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो आपका प्रॉफिट होता है वो मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक से अलग अलग आता है। ऐसा क्यों अलग अलग आता है, उसी को मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आऊं, और इस एग्जांपल में हमारे पास में लिखा है नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी। मान के चलते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास में है 10,000 यूनिट, ठीक है जी। और आपकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो आपके पास है 9,000 यूनिट। मतलब आप जितनी मशीन्स का यूज कर रहे हैं उन सभी मशीन को यदि आप 100% यूटिलाइज करें तो आप कह सकते हो कि एक साल में आपके यहाँ पे 10,000 यूनिट बन सकती है। लेकिन मार्केट डिमांड को देखते हुए हमने जो प्रोडक्शन किया वो कितनी की है, 9,000 यूनिट बनाई है। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास में है 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट है 70 रुपीज 70 रुपये, फिक्स कॉस्ट हमने इनकर किया 1,00,000 रुपये, और हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए अभी तो अब आगे का काम करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से, तो हमने 9,000 यूनिट बेची है 100 रुपये के हिसाब से, और हमारे पास में सेल कितनी आ जाएगी, 9,00,000 रुपये आ जाएगी। 9,000 यूनिट को बनाने में 70 रुपये के हिसाब से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 6,30,000, और आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा 2,70,000। आपने जो फिक्स कॉस्ट इनकर की है वो 1,00,000 रुपये इनकर की है, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1,70,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना। अब बच्चे सोचते हैं कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आंसर निकालेंगे तो 9,000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से बेचने पर
हमारी जो सेल वैल्यू है वो तो कितनी आएगी 9 लाख, यानी 9000 यूनिट की 70 रुपीज के हिसाब से हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 6,30,000, 6,30,000। अब फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कितनी लिखें, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होता है कि सर फिक्स कॉस्ट हमने 1 लाख रुपए इनकर किया, तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए इनकर करो, 1 लाख रुपए लिखो। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें 1 लाख रुपए यहाँ पर नहीं लिखना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट चार्ज करने का फॉर्मूला अलग होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट चार्ज करने का तरीका अलग है। बात समझ में आ रही होगी सबको मेरी। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ जो आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी वो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 9,000 यूनिट, मतलब कि आपको यहाँ पे लिखना है 90,000 रुपए। तो इस तरीके से आपके पास में जो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7,20,000 रुपए, और आपका यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 1,80,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट जो आपने चार्ज की है, जो कस्टमर पे बर्डन डाला है, वो 1 लाख रुपए नहीं डाला, बल्कि आपने कितने रुपए का बर्डन डाला कस्टमर पे 90,000, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए खर्च किए थे ये सोच के कि 10,000 यूनिट बनेगी, और आपने कस्टमर को 9,000 यूनिट बना के दी, तो कस्टमर कहता है मुझसे फिक्स कॉस्ट के भी पैसे कितनी यूनिट के लो 9,000 के। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हम फिक्स कॉस्ट का जो पैसा लेते हैं वो पर यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं, ना कि अमाउंट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक कहता है कि भाई क्वांटिटीज हमारे लिए इररेलीवेंट है, हम 10,000 बना के दें या 9,000 बना के दें, हमने खर्चा 1 लाख किया है, तो हम चार्ज भी कस्टमर से कितना करेंगे 1 लाख। उसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंदर हम फिक्स कॉस्ट कितनी चार्ज करते हैं जितनी हमने इनकर की है। मतलब ऐसे समझो कि मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट चार्ज किसके इक्वल होगी, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड के। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक एसीटी का होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, यहाँ पे हम फिक्स कॉस्ट जो चार्ज करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड जो हमने की थी 1 लाख रुपए, वो 10,000 यूनिट के लिए की थी, 10,000 से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट आ गया 10 रुपए। 9,000 यूनिट कस्टमर को बेच रहे हैं, तो 9,000 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से हमें कस्टमर से 90,000 रुपए चार्ज करना चाहिए। इसका ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर यदि मैं कम क्वांटिटी बनाकर बेच रहा हूँ, मतलब कि 10,000 की जगह 9,000 बना के बेच रहा हूँ, तो 1,000 यूनिट जो मैंने कस्टमर को नहीं बेची क्योंकि वो बनाई नहीं, तो उसकी फिक्स कॉस्ट का नुकसान हम कस्टमर पे नहीं डालेंगे, उसका नुकसान हमें खुद अपने प्रॉफिट से रिकवर करना पड़ेगा लास्ट में, जैसे हम कहते हैं अंडर चार्ज फिक्स कॉस्ट। तो ये जो दो कॉस्ट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ हम फिक्स कॉस्ट कितनी चार्ज कर रहे हैं 1 लाख रुपए, और यहाँ हम फिक्स कॉस्ट कितनी चार्ज कर रहे हैं 90,000 रुपए। इसका ना हमने कस्टमर से जो फिक्स कॉस्ट के पैसे चार्ज किए हैं वो कितने रुपए कम चार्ज किए हैं, 10,000 रुपए कम चार्ज किए हैं। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में जब हम अपने आंसर्स को निकालते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रख के अपना आंसर निकालना चाहिए। पहला मेन पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन कौन से हैं, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, आपका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड। ये चार चीजों का जो सम होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड में आपके पास आएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। इन तीनों का सम कर दो तो वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, और उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो बड़ा होता है किससे, वेरिएबल ओवरहेड से। क्यों? क्योंकि बीच में 3 खर्चे हमने और ऐड कर दिए किसमें, वेरिएबल ओवरहेड में। वेरिएबल कॉस्ट यदि पर यूनिट आपको निकालनी है और आपके पास में 2 बार की कॉस्ट और 2 बार की क्वांटिटी दे रखी है, तो आप चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके वेरिएबल कॉस्ट का निकाल सकते हैं, पर यूनिट निकाल सकते हैं। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट यदि आपको नहीं दे रखी है अमाउंट में तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को क्वांटिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यदि आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना है और आपको 2 बार का टोटल ओवरहेड दे रखा है और 2 बार की क्वांटिटी दे रखी है, तो चेंज इन टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करके आप निकाल सकते हैं वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। और फिक्स ओवरहेड निकालने के लिए टोटल ओवरहेड में से वेरिएबल ओवरहेड माइनस करो। यदि वेरिएबल ओवरहेड नहीं दे रखा तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा, और आप टोटल ओवरहेड में से माइनस करके निकाल सकते हैं फिक्स ओवरहेड। फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बेटा आपकी गलत सोच है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और फिक्स ओवरहेड हमेशा क्या होते हैं, 100% सेम होते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड दे रखा और आपसे कहा जाए फिक्स कॉस्ट बताइए कितनी है, तो उसका मतलब दोनों सेम है।
जैसे बीपी सेल्स आपको निकालना है और वहां पे आपको फिक्स कॉस्ट की जरूरत है और क्वेश्चन में फिक्स ओवरहेड दे रखा है, बच्चा फिक्स कॉस्ट को ढूंढने में अपना समय खराब कर रहा होता है, जबकि फिक्स ओवरहेड ही आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वहां पे। ठीक है जी। तो फिक्स ओवरहेड में क्या आएगा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट नॉट इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड। जैसे मैंने अभी बताया कि बीच में आपके पास क्या क्या चीज आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों की वजह से वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड से ज्यादा अमाउंट का होता है, बड़ा अमाउंट का होता है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता। पर ये ध्यान रखना है कि फिक्स कॉस्ट फिक्स ओवरहेड के तो बराबर होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट नॉट इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में फिक्स कॉस्ट चार्ज का अमाउंट होता है, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था 1 लाख रुपए इनकर किया था तो हमने चार्ज भी कितना किया था, 1 लाख। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, वहां फिक्स कॉस्ट चार्ज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट इनकर्ड डिवाइड बाय नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। जैसे एग्जांपल में आपने देखा था कि 1 लाख को मैंने 10,000 से डिवाइड किया था, 9,000 से मल्टीप्लाई किया था, तो मेरे पास कितना आया था, 90,000 रुपए। तो मैं वहां पे कस्टमर से 90,000 रुपए चार्ज कर रहा हूँ, जबकि मेरी जेब से जा रहे हैं 1 लाख रुपए। तो बाद में मेरा जो 10,000 रुपए का लॉस हुआ, वो जो लॉस है वो मुझे बियर करना पड़ेगा, बाद में अपने प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करूंगा। हाँ जी, पीवी रेशो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इक्वल टू 100% होता है। पीवी रेशो हमेशा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पीवी रेशो का संबंध होता है कॉन्ट्रीब्यूशन से, और वेरिएबल कॉस्ट रेशो का संबंध होता है, रिलेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट से। तो कॉस्ट हमेशा लो होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद, उतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट बचेगा। इसलिए हम कहते हैं मोर प्रॉफिट मीन्स मोर कॉन्ट्रीब्यूशन। मोर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पीवी रेशो ज्यादा रखनी पड़ेगी। इफ चेंज इन फिक्स कॉस्ट, यदि फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, दो आपके पास में साल की फिक्स कॉस्ट का यदि डिफरेंस जीरो दे रखा है, जैसे 2024-2025 की फिक्स कॉस्ट 1-1 लाख है, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ, जीरो हुआ। तो यदि 2 बार की फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस, जैसे हम कहते हैं चेंज इन फिक्स कॉस्ट, वो जीरो है, निल है, तो ऐसे केस में चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, 2 साल के कॉन्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस 2 साल के प्रॉफिट के डिफरेंस के बराबर होगा। मतलब 2024 और 2025 में यदि कॉन्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस 1 लाख है, तो प्रॉफिट का डिफरेंस भी कितना होगा, 1 लाख होगा। लेकिन ये तब संभव होगा जब उस 2 साल की फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक का जब हम यूज करके अपनी कंप्यूटेशंस करते हैं, जो जो चीजें हमसे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, तो बहुत सारे हमें फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है, जिसमें पहला है कंट्रीब्यूशन। उनको निकालने के लिए हमारे पास में कितने फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे, इन फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने का एक ही तरीका है कि आप इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए 4 फॉर्मूले हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और सेल्स वैल्यू इनटू पीवी रेशो। जब भी वैल्यू लिखा होगा समझ लो आपकी बात चल रही है रुपीज में, इनटू पीवी रेशो। हाँ, यदि बीपी सेल आपको यूनिट्स में निकालना है, बीपी सेल बेटा आपको किस में निकालना है, यूनिट्स में, तो आपके पास में यहाँ पर ए बी सी डी 4 फॉर्मूले हैं। कोई भी एक फॉर्मूले का यूज करके आप बीपी सेल निकाल सकते हैं, जिसका मतलब होता है ऐसी सेल्स क्वांटिटी ढूंढ के बताइए जिन क्वांटिटी को बेचने पे जो कंट्रीब्यूशन आप कमाओगे, उस क्वांटिटी का कंट्रीब्यूशन आपकी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेगा, मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब वो सेल जो फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद कंपनी सेल करती है, मतलब फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के बाद जो क्वांटिटी बेची जाती है, उस क्वांटिटी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल मान लीजिए आपकी 10,000 है, एमओएस आपके पास है 6,000, इसका मतलब 10,000 में से 6,000 माइनस कर दिया तो 4,000 आ गया। 4,000 आपके पास आ गया बीपी सेल, जो आपको बताता है कि 4,000 यूनिट बेच के जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो आपकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। अच्छा, बीपी सेल यदि आपको रुपीज में दे रखा है और आपको बीपी सेल यूनिट्स में चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो। एक्चुअल सेल्स यूनिट्स में दे रखा है और साथ में बीपी सेल्स रेशो दे रखा है, तो भी आप अपना आंसर यूनिट्स में निकाल सकते हैं। सिमिलरली यदि आपको कहा जाए बीपी सेल आपको यूनिट्स की जगह किस में निकालना है, अमाउंट में निकालना है, रुपीज में निकालना है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस एमओएस इन रुपीज, बीपी सेल इन यूनिट्स। अब बीपी सेल यूनिट्स में दे रखी है, आपको रुपीज में चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल सेल रुपीज में दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय बीपी सेल्स रेशो। ठीक है जी। तो ये सारे आपके फॉर्मुलेज हैं जिनका यूज करके आपको क्या करना है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में पूछी जा रही है वो आपको आंसर निकालने हैं। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास डिजायर सेल्स। डिजायर सेल का मतलब है कि वो सेल जो आपकी इच्छा को पूरा करे। आपकी इच्छा क्या होती है? जो प्रॉफिट मैं कमाना चाहता हूँ उतना प्रॉफिट मेरे को मिल जाए। मतलब डिजायर प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी क्वांटिटी मुझे बेचनी चाहिए, उसको कहते हैं डिजायर सेल। अब आंसर यूनिट्स में भी हो सकता है, रुपीज में भी हो सकता है। तो फिक्स कॉस्ट इन रुपीज प्लस डिजायर प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट इन रुपीज प्लस डिजायर प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइड बाय पीवी रेशो, तो आपका आंसर रुपीज में आ जाएगा। ध्यान रखना आपको हर जगह एक ही चीज का, यदि आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा, यदि आप पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर किस में आएगा? रुपीज में। चाहे बीपी सेल का देखोगे, मतलब कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप डिजायर सेल निकालोगे तो भी यही करना है, एमओएस निकालोगे तो भी यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, मतलब हर जगह यही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, पीवी रेशियो जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, जिसका मतलब होता है कि आपका सेल के अंदर कितना पार्ट आपका कंट्रीब्यूशन का है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो से। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन इन रुपीज डिवाइड बाय सेल्स इन रुपीज इनटू 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पीवी रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो उसे निकालने के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, या वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज को सेल वैल्यू इन रुपीज से डिवाइड करके इनटू 100 कर दो, तो भी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ जाएगी। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी सेल इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन एमओएस इनटू 100। इस तरीके से पीवी रेशियो निकालने के आपके पास 6 फॉर्मूले, इनमें से जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको उन इंफॉर्मेशन के हिसाब से सुटेबल फॉर्मूला क्या करना है, यूटिलाइज करना है, यूज करके अपना आंसर निकालना है। नेक्स्ट आपके पास में है एक्चुअल सेल इक्वल टू बीपी सेल प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा आप एक बात बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट है या सेल है? यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट है या सेल है? तो आपको ध्यान रखना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? सेल्स का पार्ट है, ठीक है जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? वो सेल्स जो आपको एश्योर करता है कि इस सेल क्वांटिटी पर आप जो भी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे सारा का सारा कंट्रीब्यूशन आपके प्रॉफिट के बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपने बीपी सेल की है उस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया था वो आपकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर चुका है। जब आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी तो अब आप कस्टमर से जो भी पैसे लेंगे, जिसको सेल वैल्यू कहते हैं, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, तो सारा कंट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट अब रिकवर हो चुकी है। तो कौन सी सेल पर फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है? बीपी सेल पे। और कौन सी सेल पर आपकी फिक्स कॉस्ट जीरो होती है? तो आपको कहोगे एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वहां पे सारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट के इक्वल हो जाता है। अच्छा एक ऐसी सेल बताइए जहां पर पहले हम फिक्स कॉस्ट को रिकवर करते हैं, फिर बाद में हम जो क्वांटिटी बेचते हैं उस पर प्रॉफिट होता है, उसको कहते हैं एक्चुअल सेल। क्योंकि एक्चुअल सेल में हम पहले फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और फिर जो प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेचनी पड़ती है। इसका मतलब एक्चुअल सेल में दो तरीके की सेल आ गई, एक आपकी बीपी सेल और दूसरी आपके पास आ गई एमओएस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल सेल पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। बीपी सेल पे जो कंट्रीब्यूशन आप कमाते हैं वो सिर्फ फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है, और एमओएस पे जो कंट्रीब्यूशन कमाया जाता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट यदि किसी क्वेश्चन में मिसिंग है और आप फिक्स कॉस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये जो 5 फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं वो आपकी बहुत मदद करेंगे। बीपी सेल्स, बीपी सेल्स यूनिट्स में दे रखी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। बीपी सेल रुपीज में दे रखा है तो पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो। कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करो। सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी सोल्ड को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। इसका ना फॉर्मूला जो डी और ई है वो नए फॉर्मूले नहीं है, वो सी फॉर्मूले का ही आगे फर्दर एक्सटेंशन है। कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो डी और ई दो अलग अलग तरीके से आप कंट्रीब्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट यदि मिसिंग है और आपको प्रॉफिट निकालना है तो एमओएस इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, एमओएस इन रुपीज को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो। कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो आप क्या करोगे? सेल वैल्यू को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस आप क्या कर दोगे? फिक्स कॉस्ट, तो प्रॉफिट आ जाएगा। या क्वांटिटी सोल्ड आपको दे रखी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, और उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट निकालने के भी सारे फॉर्मूले बता दिए और मैंने फिक्स कॉस्ट निकालने के भी सारे फॉर्मूले बता दिए। नेक्स्ट आपके पास है एमओएस। यदि एमओएस आपको किस में निकालना है? यूनिट्स में, तो फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक्चुअल सेल में से बीपी सेल माइनस कर दो यूनिट्स में तो आपका आंसर यूनिट्स में आ जाएगा।
एमओएस यदि रुपीज में दे रखा है और आपको आंसर यूनिट्स में चाहिए तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक्चुअल सेल यूनिट्स में दे रखा है तो एमओएस रेशो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सिमिलरली इसी तरीके से हम अपने आंसर एमओएस के रुपीज में निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। आपको बस करना क्या है, इन फॉर्मूले की जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते ऑल्टरनेट डेज पे इनकी प्रैक्टिस करनी। मैं ये नहीं कहूंगा कि रोज करें, रोज इतना आपके पास टाइम नहीं है। ऑल्टरनेट डेज पे करें एक हफ्ते, फिर नेक्स्ट वीक दो दिन छोड़ के करें, फिर तीसरे वीक में एक हफ्ते में एक बार करें, तो आपको ध्यान में आएगा कि यार इस फॉर्मूले का ये तरीका है, ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको समझ में आएगा भी फॉर्मूले हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आज की क्लास में शुरू हो रहा है, आज के लेक्चर में। पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। यानी मार्च 2025 की हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है एक महीने की, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 14 रुपए, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 5,40,000 है, फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितना है 2,52,000। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यदि मुझे फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है तो फिक्स्ड ओवरहेड में मेरे तीन तरीके के ओवरहेड आते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव दे नहीं रखा, दोनों को जोड़ लो तो 5,40,000 मतलब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड। तो ये आपके पास आ जाएगा फिक्स ओवरहेड, और फिक्स ओवरहेड को ही आप क्या कह सकते हैं, फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड ओवरहेड। तो आपके पास कितना आ जाएगा एक तरीके से 7,92,000। हाँ जी, सेलिंग प्राइस आपके पास है 20 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 14 रुपए। यदि मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ तो डिफरेंस निकाल के मेरे पास क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि मेरे पास आ जाएगा 20 माइनस 14, 6 रुपए। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस इन रुपीज सेल, मतलब आपको जो आंसर देना है वो रुपीज में देना है। अब रुपीज में देने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पीवी रेशो निकालनी पड़ेगी। तो पीवी रेशो कैसे निकालते हैं भाई, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। मतलब कि आपके पास में 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 इक्वल टू 30%। तो 30% पीवी रेशो आ जाएगा। अब पहला आंसर निकालना है तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000 डिवाइड बाई आपके पास कितना आएगा 30%, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए भाई 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, आपके पास आ जाएगा 26,40,000। 26,40,000 पे आपके पास में आ जाएगा पहला आंसर। देखिए सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख रखी है, एग्जाम में आपको कैसे करके आना है सब बताया मैंने। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फिक्स सेलिंग ओवरहेड, जो कि 7,92,000 है। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, पीवी रेशो 30%। ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन हो गई, मतलब वर्किंग नोट्स हो गए एक तरीके से। अब सॉल्यूशन में आपसे पूछा बीपी सेल्स बताइए रुपीज में, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, आपका आंसर आ गया 26,40,000। ये आंसर मैंने अभी आपको वैसे भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आपसे पूछे हैं हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न टारगेट नेट इनकम 60,000 पर मंथ। अच्छा ये ध्यान रखना, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एक ही महीने का कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना 60,000 पे एक ही महीने का प्रॉफिट है। यहाँ पे मंथ की जगह एनएम लिखा होता, 2025 ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता, तो मुझे इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता 60,000 को, जो अक्सर बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं और गलती हो जाती है। ठीक है ना, 60,000 पे एक महीने का प्रॉफिट है, कैलकुलेशन भी एक महीने की चल रही है, ध्यान दीजिए। तो सारी चीजें एक महीने की है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट, तो 60,000 एक महीने का प्रॉफिट है और काम भी एक महीने का ही चल रहा है, तो मतलब बेस बराबर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000। अब आपसे पूछे कि भाई कितनी क्वांटिटी बनाकर बेची जाए कि हमें 60,000 का प्रॉफिट मिल जाए, मतलब कि डिजायर सेल्स आपसे पूछ रहे हैं। डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था आपको मैंने, याद हो तो, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000, डिजायर प्रॉफिट आपके पास है 60,000। 7,92,000 में आपने 60,000 पे जोड़ दिया, आपके पास आ जाएगा 8,52,000, और आपने कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 से डिवाइड किया तो 1,42,000 यूनिट आपके पास में आ गई। इसका ना 1,42,000 यूनिट जब आप बेचेंगे तो इनको बेचने पर आपकी फिक्स कॉस्ट के 7,92,000 भी रिकवर हो जाएंगे और आपको 60,000 रुपए का क्या बच जाएगा, प्रॉफिट भी बच जाएगा। आप चेक करके देख लो कि सर यदि इतनी क्वांटिटी में बेचता तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन 6 रुपए के हिसाब से कितना मिलता, 1,42,000 यूनिट को बेचकर 6 रुपए के हिसाब से मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाता, 8,52,000, और मेरी 7,92,000 792 मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई। तो अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा 60,000। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा देखो भी, हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 25% ऑन
कॉस्ट, मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि आप यदि प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट कमाना चाहते हैं तो बताइए कितनी यूनिट बेचें। अब आप सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है 25% का मतलब 1/4। यदि प्रॉफिट हमारी कॉस्ट का 1/4 है तो हम उसको सेल का कितना कह सकते हैं, 1/5 कह सकते हैं। 1/4 ऑफ कॉस्ट इक्वल टू 1/5 ऑफ सेल। ये सारी बात हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दिया। डिजायर प्रॉफिट कॉस्ट का 25% जो कि इक्वल होता है सेल का 20%, मतलब 1/5 किसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है। और 1/4 कितना होता है, 25%। चलिए, तो ऐसे में हमसे पूछ रहे हैं कि भाई डिजायर सेल्स निकालो जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है, इस बार अमाउंट में नहीं दे रखा बल्कि हमें बता रखा है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी कॉस्ट का 25% है, जिसको हमने कह दिया हमारी सेल का 20% है। अब सेल यूनिट को मैंने एक्स मान लिया, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि जो हम डिजायर सेल्स कर रहे हैं वो एक्स यूनिट है। अब यदि एक्स यूनिट बेचेंगे तो 20 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस है, हमारी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू एक्स। हमारे पास 20x हमारी सेल वैल्यू आ गई, और उसका 20% हमारा प्रॉफिट है, तो 20x का 20% कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो डिजायर प्रॉफिट कितना आ गया, 4x। अब डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप सभी जानते हो। डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी, डिजायर सेल्स निकालने के लिए यदि मुझे आंसर यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट रुपीज में होना चाहिए, डिजायर प्रॉफिट रुपीज में होना चाहिए, और नीचे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब डिजायर सेल्स हमने एक्स माना, फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000, प्रॉफिट अपने पास कितना है 4x, और आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 6। अब आपकी एक इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी यूनिट्स होगी, और आप यहाँ पर x का कितना आंसर लिख सकते हैं, 6x माइनस 4x इक्वल टू 792। ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको अगले पेज पे करके दिखा रखी है। ऐसे में x की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो फटाफट से, देखो भाई 6x इक्वल टू 7,92,000 प्लस 4x, तो 2x इक्वल टू 792, x की वैल्यू कितनी आ गई 3,96,000। इसको ना 3,96,000 यूनिट बेचकर हमें जो हमारी कॉस्ट है उसका 25% प्रॉफिट मिल जाएगा या सेल का 20% मिल जाएगा, कहने का मतलब ये। अच्छा, लास्ट पॉइंट देखो, बड़ा ही काम का है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी यदि आपकी जो बीईपी सेल है वो कम होकर कितनी यूनिट आ जाए, 1,20,000। मतलब पहले पॉइंट में आपने जो भी बीईपी सेल निकाली होगी वो निकाली होगी 7,92,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आपकी ओरिजिनल जो बीईपी सेल है वो 1,32,000 यूनिट है। 7,92,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 रुपए, ओरिजिनल आपकी बीईपी सेल है 1,32,000। वो कहते थे 1,32,000 यूनिट की जगह हम अपनी बीईपी सेल 1,20,000 यूनिट करना चाहते हैं, तो बताइए हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी। मतलब आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, हमारी जो बीईपी सेल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम बीईपी सेल कितना रखना चाहते हैं, 1,20,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,92,000। इसका ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डिजायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जिसपे हमारी बीईपी सेल 1,32,000 की जगह कितना है 1,20,000 है। तो ऐसे में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा 7,92,000 डिवाइड बाई 1,20,000, आपका आ जाएगा 6 रुपए 60 पैसे। इसका ना यदि मेरा कंट्रीब्यूशन 6 रुपए की जगह 6 रुपए 60 पैसे हो जाए, यदि मेरा कंट्रीब्यूशन 6 रुपए की जगह 6 रुपए 60 पैसे हो जाए तो मेरे को 1,32,000 यूनिट की जगह 1,20,000 यूनिट बेचकर मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर सकता हूँ। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट तो 14 रुपए। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कि 6 रुपए 60 पैसे प्लस 14 रुपए इक्वल टू 20 रुपए 60 पैसे। इसका ना यदि मैं अपनी सेलिंग प्राइस 20 रुपए की जगह 20 रुपए 60 पैसे कर दूं तो ऐसे में मुझे 1,32,000 यूनिट की जगह 1,20,000 यूनिट ही बेचनी पड़ेगी और मेरी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। और इस तरीके से बीपीएसएल घटकर 1,32,000 से कितना आ जाएगा 1,20,000। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। A Limited sold 5,50,000 units of its product at ₹75 per unit. Variable costs are ₹35 per unit. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास है 28 रुपए, सेलिंग कॉस्ट आपके पास है 7 रुपए पर यूनिट। मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो 35 रुपए है उसमें से मैन्युफैक्चरिंग 28 है, सेलिंग 7 है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इसके ब्रेकअप की अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट आपके पास जो पूरे साल की है वो 70 लाख रुपए है,
जिसमें 30 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है। आपको पता है डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होती है, लेकिन ये नॉन कैश फिक्स कॉस्ट होती है। कौन सी होती है? नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। अब यदि 70 लाख रुपए में 30 लाख रुपए नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है, तो बाकी का 40 लाख रुपए क्या होगा? इन दोनों का जो डिफरेंस है 40 लाख रुपए, वो 40 लाख रुपए आपके पास क्या है? कैश फिक्स कॉस्ट, यानी कैश फिक्स्ड कॉस्ट। चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है एस्टिमेट द ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी। मतलब आपको जो बीपी सेल्स है वो दो बार निकालनी है, एक बार इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और एक बार एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का मतलब है कि हम अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट 70 लाख रुपए रिकवर करने के लिए कितनी क्वांटिटी बेचे, और कैश बीपी सेल्स का मतलब है कि कैश फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी बेचनी चाहिए। चलिए भाई, तो फटाफट से यहाँ पर हमारा बीपी सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 70 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि 40 रुपए। अब 70 लाख को हमने 40 से डिवाइड किया, 1,75,000 यूनिट आ गया। ये हमारे पास आ गया बीपी सेल यूनिट्स। तो बीपी सेल इन यूनिट्स आ गया 1,75,000। और कैश ब्रेक इवन सेल के अंदर हम जो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन की उसको माइनस कर देंगे, बची हुई जो फिक्स कॉस्ट आएगी उसको रिकवर करने के लिए कितनी क्वांटिटी बेचें, उसको हम कहते हैं कैश ब्रेक इवन सेल, जो आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 लाख यूनिट आ जाएगी। 40 लाख डिवाइड बाई 40 रुपए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं पीवी रेशियो बताओ। पीवी रेशियो बहुत ही सिंपल होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 40। सेलिंग प्राइस कितना आपका? 75 इंटू 100। यदि मैं 40 को 75 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास में जो पीवी रेशियो आ जाएगा वो 53 पॉइंट। आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी डेसिमल के बाद डिजिट लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिए, आप 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द सेल्स लेवल टू बी अचीव एंड आफ्टर टैक्स इनकम ₹5 लाख। मतलब आपका यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख रुपए, मतलब आप चाहते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी बेचें, हम कितनी क्वांटिटी बेचें कि बेचने के बाद हमारा 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन ये 5 लाख का प्रॉफिट कौन सा हो? आफ्टर टैक्स हो। ध्यान रखना कौन से प्रॉफिट की बात चल रही है? आफ्टर टैक्स की बात चल रही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं? सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन, हम माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, हमारे पास आता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं ईबीआईटी। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स। हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ध्यान से समझिए सारी चीजें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट है नहीं, तो यदि आपको डिजायर सेल्स निकालनी है, तो जो डिजायर प्रॉफिट हमें चाहिए होता है वो डिजायर प्रॉफिट ये वाला चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए? ईबीआईटी चाहिए। ये हमारा डिजायर प्रॉफिट होता है जो हम फॉर्मूले में यूज करते हैं, ठीक है ना। अब यदि हमें क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझिए, अपना आंसर निकालना है, तो हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यदि आंसर किसमें चाहिए? यूनिट्स में। और आंसर यदि रुपीज में चाहिए, जैसे उन्होंने कहा भाई सेल्स बताइए, सेल्स लेवल बताओ। अब इन्होंने ये नहीं बता रखा कि भाई द सेल्स लेवल टू बी अचीव एंड आफ्टर टैक्स इनकम ₹5 लाख वुड बी हाउ मच, ठीक है ना। अब हाउ मच वजह से नॉर्मली किसको इंडिकेट करता है? अमाउंट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हमें अपना आंसर किस में देना चाहिए? अमाउंट में देना चाहिए। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड कर सकते हैं? पीवी रेशियो से, और आपके पास आ जाएगा डिजायर सेल्स इन रुपीज, ठीक है जी। अब हमें जो प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले किस पे जाना पड़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर पे जाना पड़ेगा। और उसमें यदि इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा होता तो इंटरेस्ट ऐड करता, बट मुझे तो यहाँ पर इंटरेस्ट दे नहीं रखा, मतलब ये हो गया निल, ठीक है ना। अब ये जो टैक्स है वो क्वेश्चन में कितने परसेंट दे रखा है भाई? क्वेश्चन में टैक्स बताइए कितने परसेंट है? 40% टैक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं जो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट मैंने कमाया उसमें से 40% टैक्स सरकार को दे दिया, तो एक्स का 40% दे दिया, तो मेरे पास तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एक्स का 60% है। इसका ना 5 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स का 60%। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 लाख को 0.60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और मेरे पास में 5 लाख डिवाइड बाई 0.60, जो कि किसके इक्वल आएगा? 8,33,333। तो ये मेरे पास में क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया।
क्योंकि आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 लाख। तो ध्यान रखना है, यदि आपको आफ्टर टैक्स दे रखा है तो पहले बिफोर पे जाएंगे, बिफोर से किस पे जाएंगे, ईबीआईटी पे जाएंगे। इस तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो दे नहीं रखा तो नील हो गया, तो इसका मतलब ये अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 8,33,333। आपसे गलती ना हो यह ध्यान रखें। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से अब फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास में, 70 लाख रुपए। आपका डिजायर प्रॉफिट कितना, 8,33,333। और पीवी रेशियो आपने कितनी निकाली है, 53.33333। मैंने डेसिमल के बाद में 5 डिजिट ले लिए, आप 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1,46,87,500। मतलब इतने रुपए की सेल कर मेरा जो प्रॉफिट है वो 8,33,333 रुपए आएगा बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए आएगा। बट वो कह रहे थे हम तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आफ्टर टैक्स तो कितनी सेल करनी पड़ेगी, 1,46,87,500 रुपए की मुझे सेल करनी पड़ेगी कितने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, 5 लाख रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाने के लिए। चलिए कोई दिक्कत है इसमें किसी को। हाँ, नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। A company manufacture a product currently utilizing 80% capacity with a turnover of 32,000 unit at a selling price 25 रुपए पर यूनिट। मतलब आपकी जो 80% कैपेसिटी है, ध्यान से समझो, 80% कैपेसिटी पर आप 32,000 यूनिट बेच रहे हैं। तो उसका ना 100% कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई, 100% कैपेसिटी हो जाएगी 32,000 डिवाइड बाई 80% मतलब कि 40,000। इसका ना नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है आपकी, कितनी है नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है आपकी, 40,000 यूनिट की है, जिसमें आप यूज कितना कर रहे हैं, 80%, 32,000 यूनिट बनाकर बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस आपके पास है 25 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके पास में है 17.5 रुपए, 17 रुपए 50 पैसे। अब यदि आप इसमें से 25 में से इसको माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 7 रुपए 50 पैसे। 25 माइनस 17.5 कितना आता है, 7 रुपए 50 पैसे। फिक्स कॉस्ट आपके पास है 1,50,000 रुपए अप टू 80% कैपेसिटी, और 80% कैपेसिटी से ऊपर जाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए सुपरविजन चार्जेस के नाम से क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, अप टू 80% आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 रुपए है, और 80% से अबव मतलब 81% से लेके 100% के बीच में यदि आप काम करते हैं तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, 20,000 रुपए ज्यादा हो जाएगी, 1,70,000 रुपए हो जाएगी। कहने का मतलब ये, ठीक है ना, मतलब बियॉन्ड 80%। अब 80% की जगह 81 भी, 82, 83, 85, 100% तक हो सकता है। एक्टिविटी लेवल परसेंटेज टू रिकवर फिक्स कॉस्ट, मतलब आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए ये बताना है कि आपकी जो सेल्स है वो कितने परसेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए क्या निकालते हैं, बीईपी सेल निकालते हैं, और बीईपी सेल को परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है, आंसर देना है परसेंटेज में। तो फिक्स कॉस्ट किससे रिकवर होती है, बीईपी सेल से, और बीईपी सेल हम किस में निकाल रहे हैं, यूनिट्स में निकाल रहे हैं, बट आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में। तो आपको बीईपी सेल्स यूनिट्स को किस में लाना पड़ेगा, बीईपी सेल्स रेशो में लाना पड़ेगा। तो बीईपी सेल्स रेशो में लाने के लिए बीईपी सेल्स को आपको टोटल सेल्स जो कंपनी की है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनटू 100% करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले पार्ट में 2 कैलकुलेशन करनी होगी, एक बीईपी सेल यूनिट्स में निकालनी होगी, और टोटल सेल यूनिट्स जो कि 40,000 यूनिट थी आपकी, उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड इनटू 100। तो देखो भाई पहला आंसर कैसे निकालते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 17.5 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 7 रुपए 50 पैसे पर यूनिट। ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें आपके पास में, पर यूनिट में। चलिए अब बीपी सेल हमने निकाला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि आपके पास है 20,000 यूनिट, मतलब आपने 1,50,000 को डिवाइड किया 7.5 से 20,000, और आपका 20,000 यूनिट 40,000 का कितना है, 50%। तो आपका एक्टिविटी लेवल कितना आ गया, 50%। अब ये 40,000 कैसे निकाला था, 80% पर आपकी जो सेल थी वो थी 32,000 यूनिट, तो 100% पे आपकी कैपेसिटी कितनी है, हाँ जी 32,000 को आपने डिवाइड किया किससे, 80% से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 40,000 यूनिट आ जाएगा। चलो हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे देखते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट आपसे पूछते क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न नेट इनकम ऑफ 10% ऑफ सेल, मतलब जो भी आप सेल करेंगे उस सेल वैल्यू का आपका 10% हमें प्रॉफिट चाहिए। तो सेल यूनिट को आप एक्स मान लो, सेल यूनिट को एक्स मान लो, और सेलिंग प्राइस 25 रुपए दे रखी है, तो 25x आपकी सेल वैल्यू आ गई, और उसका 10% 2.5x 2.5x आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डिजायर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, क्वांटिटी टू बी सोल्ड को x मान लिया,
क्वांटिटी टू बी सोल्ड का मतलब डिजायर सेल्स यूनिट्स को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक यूनिट यदि मैं 25 रुपए की बेच रहा हूँ तो एक्स यूनिट में कितने की बेचूंगा, 25x की, और 25x का 10% मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 2.5x। ये कैलकुलेशन हम पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। अब ध्यान से समझिए, हमें क्या निकालना है, डिजायर सेल्स निकालना है। डिजायर सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिजायर सेल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, डिजायर सेल्स निकालने के लिए हमें आंसर यूनिट्स में चाहिए। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये एक्स है, फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास क्वेश्चन में, 1,50,000, डिजायर प्रॉफिट कितना है 2.5x है, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 7.5। तो आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में 5x इक्वल टू 1.5 लाख आ जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी। ठीक है ना। जो 30,000 यूनिट आपने निकाली है वो आपकी 32,000 यूनिट से कम है। इसका ना आपकी जो डिजायर सेल है वो 30,000 यूनिट आ रही है, जो कि 32,000 यूनिट से कम है। इसका ना आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 ही रहेगी, क्योंकि वो 32,000 यूनिट से कम है। यदि ये आंसर 33,000 होता है या 34,000 होता, 32 तक होता, कोई दिक्कत नहीं आती, 32 तक तो आपकी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 ही रहेगी। लेकिन यदि ये आंसर आपका 32,000 से ज्यादा होता, 33, 34, 35 होता, तो उस केस में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 की जगह कितनी होती है, 1,70,000 होती। ठीक है ना। फिर आपको दोबारा आंसर निकालना पड़ता। तो हेंस नो एडिशनल सुपरविजन कॉस्ट, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो डिजायर सेल्स आ रही है वो 30,000 है, विच इज लोअर देन 32,000। इट मीन देयर इज नो एडिशनल सुपरविजन चार्जेस। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, एक्टिविटी लेवल परसेंटेज टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000। अब हम 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 1,00,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, डेट इज डिजायर सेल निकालनी होगी, और डिजायर सेल्स निकालने के बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए भाई, अच्छा ये इन्होंने पूछा नहीं था फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि यदि 80% से ऊपर हमारा आंसर आता, अभी तो वहां पे कितना आया था, 30,000 यूनिट आया था, यदि वो 30,000 यूनिट से ऊपर होता, 33, 34, 35 कुछ भी होता, तो उस केस में हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो 1,50,000 की जगह कितनी होती, 1,70,000। ऐसे केस में हमारा जो आंसर आता है वो कितना आता, 34,000 यूनिट आता। मतलब यदि आप 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सेल का, तो आपकी क्वांटिटी कितनी है, एक्स है, 30,000 यूनिट बेचोगे तो 30,000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख की सेल होगी, 10% प्रॉफिट 75,000 होगा। यदि आप 34,000 यूनिट बेचोगे तो 34,000 यूनिट के केस में आपकी जो सेल होगी 25 रुपए के हिसाब से 8,50,000 रुपए की सेल होगी, और प्रॉफिट आपका 10% कितना आएगा, 85,000 रुपए आएगा। अच्छा तीसरे पार्ट जो हमारा मेन पार्ट था, हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 1,00,000। इसका ना हमारा डिजायर प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है। ठीक है जी। अब डिजायर प्रॉफिट 1,00,000 रुपए हमारे पास, तो डिजायर सेल्स कैसे निकालते हैं भाई, डिजायर सेल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब कि ये आपके पास में क्या है, एक्स है, ये आपके पास कितना है, 1,50,000। ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है, 1,00,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 7.5 था। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 लाख को, यानी 2.5 लाख को आपने 7.5 से डिवाइड किया, आपके पास कितना आ जाएगा, 33,333। अब 33,333 यूनिट जो आपके पास आ रही है, ये तो आपकी 80% कैपेसिटी से ज्यादा है, 32,000 से ज्यादा है। अब यदि 32,000 से ज्यादा आपकी सेल आ रही है, इसका मतलब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 1,50,000 की जगह कितनी होगी, 1,70,000। और यहाँ पे आपको अपनी फिक्स कॉस्ट 1,50,000 की जगह कितनी रखनी पड़ेगी, 1,70,000। जब आप 1,70,000 रखेंगे तो आपका जो टोटल अभी 2.5 लाख रुपया आ रहा था वो 2,70,000 हो जाएगा। 2,70,000 को 7.5 से डिवाइड करोगे तो आपकी क्वांटिटी कितनी आएगी, 36,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 1,00,000 के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको 36,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। अच्छा 33,333 यूनिट कब बेचनी पड़ती, जब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी होती, 1.5 लाख। बट मेरी फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख तो है नहीं, मेरी फिक्स कॉस्ट तो कितनी होगी, 1,70,000, क्योंकि ये 80% कैपेसिटी से ज्यादा है। मतलब यदि सुपरविजन वाला 20,000 का अमाउंट इस क्वेश्चन में ना होता बेटा, तो आपका आंसर होता 33,333 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया यदि 80% कैपेसिटी से ज्यादा होगी तो आपके फिक्स कॉस्ट 1,50,000 की जगह 1,70,000 होगी, और उस केस में आपको जो 20,000 रुपए की एडिशनल फिक्स कॉस्ट है सुपरविजन कॉस्ट के नाम से, उसे भी तो रिकवर करना पड़ेगा, तो और क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, और आपका आंसर 33,333 की जगह कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। अब 36,000 40,000 का कितना है, 90%। तो आपका एक्टिविटी लेवल कितना आ गया, 90%। है ना जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार। चलो भाई दिल खुश हो गया आपका। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4, ABC लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डाटा फॉर द 2 years। आपके पास यहाँ पे 2 साल की जानकारी दे रखी है, 2015-16 और 16-17, कोई भी ईयर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। सेल आपके पास है 10 लाख, पीवी रेशियो 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो कितना है 40%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो आपको बताता है कि जो भी आप सेल करोगे उसका 40% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बाकी का 60% आपके लिए बीपी सेल्स रेशियो है, मतलब बीपी सेल है। There has been substantial saving in fixed cost in the year 2016-17 due to the restructuring process। मतलब कहते हैं कि 2016-17 में आपने काम करने का तरीका बदला, जिससे आपके फिक्स कॉस्ट का अमाउंट थोड़ा सा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सेविंग का मतलब होता है कम हो गया, सेविंग का मतलब रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब कितना कम होगा ये हमें इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बता रखा। द कंपनी कुड मेंटेन इट्स सेल्स क्वांटिटी लेवल ऑफ 2015-16 इन 16-17 बाय रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस। ये कहते हैं हमने अपनी सेलिंग प्राइस 2016-17 में घटा दी, और ऐसा करने से जितनी क्वांटिटी हम 15-16 में बेच पा रहे थे उतनी ही क्वांटिटी हम 16-17 में भी बेच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हमने सेलिंग प्राइस को घटाया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हमने कम किया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को छेड़ा भी नहीं है, नो चेंज, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब क्वांटिटी भी आपकी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है, तो उसका मतलब जितनी वेरिएबल कॉस्ट आपकी पहले थी उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट अगली बार भी होगी, कहने का ये मतलब है। यदि आपकी क्वांटिटी भी सेम हो, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी सेम हो, तो इस बार की क्वांटिटी को इस बार की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगा वही अगली बार का अमाउंट होगा, क्योंकि अगली बार की क्वांटिटी और अगली बार की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या है, सेम। जैसे क्वांटिटी 50,000 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए, तो 50,000 इंटू 10 कितना हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, तो अगली बार भी कितना होगा, 50,000 इंटू 10 5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और आपकी क्वांटिटी दोनों साल की सेम होगी तो आपका अमाउंट भी दोनों साल का क्या होगा, सेम होगा। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। यदि आपसे कोई पूछे जी इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था, तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है वेरिएबल कॉस्ट 15-16 बराबर है वेरिएबल कॉस्ट 16-17। क्यों, ड्यू टू नो चेंज इन क्वांटिटी एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी, चलिए ये 2 पॉइंट सेम होने की वजह से अमाउंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब आपसे पूछे 2016-17 में आपकी सेल कितनी होगी, ठीक है ना, तो हमें सेल निकालनी है। ध्यान से समझें कैसे निकालेंगे। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है, क्वेश्चन में नहीं दे रखी, वो निकाल लेते हैं हम फटाफट से, समझो इसको। अब पीवी रेशियो 50% दे रखा है, इसका मतलब यदि 10 लाख रुपए मेरी सेल्स है और पीवी रेशियो मुझे 50% दे रखा है, इसका मतलब सेल का 50% करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी आ गई, 5 लाख। ठीक है जी, इसका मतलब 2015-16 की वेरिएबल कॉस्ट 5 लाख है, तो 16-17 की वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी आएगी, 5 लाख आएगी। ठीक है ना। अब 16-17 की पीवी रेशियो कितनी दे रखी है, 37.5%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी आएगी, यदि पीवी रेशियो दे रखी है 37.5%, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 16-17 की मेरे पास कितनी आ जाएगी, 100% माइनस पीवी रेशियो, फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, तो आपके पास आ जाएगा 62.5%। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 62.5% है, वेरिएबल कॉस्ट है 5 लाख, तो वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट रेशियो से डिवाइड कर दोगे तो आपका सेल्स आ जाएगी। तो आपने फटाफट से इस चमत्कारी फॉर्मूले का यूज किया, आपने कहा जी 2016-17 में आपकी जो सेल्स है वो कितनी होगी, 5 लाख रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और 62.5% आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो आपका पहला आंसर कितना आ जाएगा, 5 लाख डिवाइड बाई 62.5%, 8 लाख। जो चीजें अभी मैंने आपको समझाई है सारी की सारी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके लिए। 2015-16 में पीवी रेशियो 50% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 50% है, 10 लाख का 50% किया 5 लाख। अरे 2016-17 में क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं हो रही, तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट का जो अमाउंट होगा वो भी आपका कितना आएगा, जितना पहले था 5 लाख, अब भी 5 लाख आएगा। अब 5 लाख डिवाइड बाई 62.5% किया, 8 लाख आ गया। अगला पॉइंट आपसे देखो क्या पूछ रहे हैं, यानी बीपी सेल्स बताना है। बीपी सेल्स कैसे निकालेंगे भाई, जो आपकी टोटल सेल्स है, अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है 21.875। अब यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो दे रखी है तो बीपी सेल्स रेशियो निकाल लो। तो 100% में से
21.875% माइनस किया तो आपके पास बीपी सेल्स रेशियो आ गया। बीपी सेल्स रेशियो क्या बताता है कि टोटल सेल का कितने परसेंट सेल आपका बीपी सेल है। तो हमने कहा टोटल सेल हमारी 8 लाख है, उसका 78.125%, 6,25,000 रुपये हमारी कौन सी सेल है, बीपी सेल है। ठीक है जी। अब हमसे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पूछे हैं, तो बीपी सेल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और यदि आपसे फिक्स कॉस्ट पूछी जाए तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आप बेटा क्या करेंगे, बीपी सेल्स को पीवी रेशियो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब बीपी सेल कितनी है आपके पास, 6,25,000 रुपए, पीवी रेशियो कितनी है 37.5%, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6,25,000 आपने मल्टीप्लाई किया 37.5% से, आपके पास आ जाएगा 2,34,375, 2,34,375 आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है कंपनी इज एट प्रेजेंट वर्किंग एट 90% ऑफ इट्स कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी पे हम काम कर रहे हैं, एंड प्रोड्यूसिंग 13,500 यूनिट पर एनम, और हम यहाँ पे 90% कैपेसिटी पे 13,500 यूनिट एक साल में बना रहे हैं, तो 100% हो गया आपका 15,000। ठीक है ना। इट ऑपरेट्स अ फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम, द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। 90% कैपेसिटी पर आपकी सेल है 15 लाख, फिक्स एक्सपेंसिव 3,500,000, सेमी फिक्स कॉस्ट 97,500, वेरिएबल आपके पास है 1,45,000 और यूनिट्स आपके पास है 13,500। ये 90% पे। 100% कैपेसिटी पे आपकी क्वांटिटी कितनी होगी, 13,500 डिवाइड बाई 90%, 15,000। 15,000 पे आपकी सेल कितनी है, 16 लाख। आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,06,000। आपकी सेमी फिक्स कॉस्ट है 1,05,000। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने यहाँ पर जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो 1,45,000 डिवाइड बाई 90% क्यों नहीं किया। तो बेटा यदि हमें किसी क्वेश्चन में हमारे जो वेरिएबल एक्सपेंस हैं उनका अमाउंट हमारा आना कितना चाहिए था, 1,45,000 को डिवाइड करो 90% से, तो 100% का आएगा 1,61,111, जबकि हमें कितना दे रखा है 149,500। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी यूज करने पर हमारा जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं हमारे को 10% कैपेसिटी बढ़ाने पे हो सकता है कोई डिस्काउंट मिल जाए, और जिसकी वजह से हमारी जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो इंक्रीज ना हो पाए ज्यादा। ठीक है ना। तो यदि अमाउंट दे रखा है तो हमें फिर वही लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो सीधी सीधी बात करें, यदि हम यहाँ पर लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन, मतलब कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी सेम रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दिखाई नहीं दे रही, वो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं लिखा, वेरिएबल एक्सपेंस लिखा हुआ है। ठीक है जी। कॉस्ट लिखा होता तो मान के चलता कि इसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी शामिल होती। चलो ये बात छोड़ो, हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 15 लाख रुपए में हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% हमारा प्रॉफिट भी है, तो यदि 15 लाख में से मैं 10% प्रॉफिट माइनस करूं तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 13,50,000। 13,50,000 रुपए में से मैंने माइनस किया 3,500, माइनस किया 97,500, मैंने माइनस किया 1,45,000, तो मेरे पास में अभी भी 8,07,000 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी कॉस्ट बच रही है, तो मेरे को मानना पड़ेगा कि जो 8,07,000 रुपए की बची हुई कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कौन सी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट है, जो कि 8,07,000 रुपए मेरे पास में आ रही है। बैलेंसिंग फिगर मेरे पास आ रही है। कैसे आ रही है, सेल में से माइनस किया प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट में से जो 3 खर्चे मुझे दे रखे हैं वो माइनस किया, अभी भी 8,07,000 रुपए का खर्चा आना बाकी है, जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट के नाम से लिखा जाएगा। चलिए कोई दिक्कत इसमें। तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1,500 यूनिट बाई इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। यदि हम 1,500 यूनिट और बनाते हैं तो बताइए हमारे को कितनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो 1,500 यूनिट और बनाने पे हमारा खर्चा यहाँ पे 100 रुपए बढ़ेगा, तो जो चीज दे रखी है वो तो वही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2,500 रुपए या 3,000 रुपए, 3,000 लिख देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपए, यहाँ पे लिखेंगे कितना 3,000, और यहाँ पे कितना है 1,49,500 माइनस 1,45,000, आपके पास कितना है 4,500। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास में यूनिट्स कितनी है, 1,500 यूनिट्स है, तो 1,500 यूनिट्स की डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट में डिफरेंस कितना है
मतलब 1500 यूनिट बनाने पे आपको कितनी अतिरिक्त कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर बताना है। अब इसके अंदर आपके पास में फिक्स एक्सपेंस शामिल है, सेमी फिक्स कॉस्ट शामिल है, वेरिएबल एक्सपेंस शामिल है, लेकिन क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, तो आपके पास में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट शामिल नहीं है, जो पर यूनिट सेम रहेगी। इसका मतलब आपकी 8,07,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो 13,500 यूनिट की है, आपको निकालनी है 1500 की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8,07,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 13,500 से, क्योंकि पर यूनिट आपको सेम रखनी है, कांस्टेंट है। कितनी आएगी देख के जरा बताओ भाई। हाँ जी, 89,667 आपके पास में अमाउंट आ जाएगा। 8,07,000 डिवाइडेड बाई 13,500 इंटू 1500 हमने किया, तो आपके पास आ जाएगा 89,667। चलिए तो पहला आंसर निकालते हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट निकाली। ये हमारे लिए एक तरीके से क्या होगा, वर्किंग नोट। यानी सेल वैल्यू कितनी है आपके पास में, 15 लाख। 15 लाख में से हमने 10% प्रॉफिट माइनस के टोटल कॉस्ट आया। ये सारी कैलकुलेशन कितने पे चल रही है, 90% पे। उसमें से फिक्स एक्सपेंस, सेमी फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस माइनस किए, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गया, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। अब आपको 1500 यूनिट का आंसर देना है, तो पहला आंसर ये हो गया। इस 1500 यूनिट आंसर निकालने के लिए 8,07,000 को आपने 13,500 से डिवाइड किया और 1500 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को पर यूनिट सेम रखना है, सेम रखा। उसके बाद ये तीन खर्चे, 100 रुपए 3,4500, 100 रुपए 3,4500 मैंने लिखा, और मेरे पास में डिफरेंशियल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी, 97,267, 97,267 मेरे पास आ जाएगी डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ दीज 1500 यूनिट्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्राइस है आपकी कॉस्ट से क्या हो सकती है, ज्यादा तो हो सकती है। आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। तो आपको मिनिमम प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, 64.84। आपको जी 97,267 रुपीज मुझे खर्च करने पड़ते हैं 1500 यूनिट बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट पे मेरे इतने रुपए कॉस्ट लग रही है, तो मुझे कम से कम 1500 यूनिट और बनाने के लिए इतने रुपए मिलने चाहिए। मतलब मेरी मिनिमम सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको। चलिए तो ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, पंचाल लिमिटेड अ टॉय मैन्युफैक्चरर अर्न्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1.80 पर पीस ऑन सेलिंग प्राइस ₹16.50। मतलब हम एक यूनिट 16 रुपए 50 पैसे में बेच रहे हैं, 16 रुपए 50 पैसे में बेटा एक यूनिट बेच रहे हैं, जिसपे हमारा प्रॉफिट आता है 1 रुपए 80 पैसे। इसका ना 16 रुपए 50 पैसे में से, 16 रुपए 50 पैसे में से यदि मैं 1 रुपए 80 पैसे माइनस कर दूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखना भैया जल्दी से बताओ भाई कितनी आएगी, 14 रुपए 70 पैसे, 14.70 मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मेटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, ये चारों खर्चे मुझे क्वेश्चन में बता रखे हैं। इन चारों खर्चों का जरा टोटल बता दो यार कितना आता है। 4 रुपए 25 पैसे प्लस 1 रुपए 60 पैसे प्लस 7 रुपए 15 पैसे प्लस 90 पैसे, मेरे पास आता है 13 रुपए 90 पैसे। इसका मतलब अभी भी कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 14 रुपए 70 पैसे में से मैंने माइनस किया 13 रुपए 90 पैसे, तो मेरे पास में 0.80 आ जाएगा, मतलब 80 पैसे का डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 80 पैसे है क्या चीज। प्रॉफिट भी मेरे को दे रखा है, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, और मेरे को मटेरियल लेबर और बाकी खर्चे भी दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे 80 पैसे को क्या मानूंगा, अदर एक्सपेंस मानूंगा। अब अदर एक्सपेंस में मैं इसे वेरिएबल भी मान सकता हूँ, फिक्स भी मान सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर इसको एज्यूम कर रहा हूँ अदर वेरिएबल एक्सपेंस। मैं एज्यूम ही तो करना है, तो मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिक्स पार्ट के बारे में बता रखा था, वेरिएबल पार्ट के बारे में नहीं बता रखा। मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या दिखाई देगा। अब तक आपने जो क्लास में क्वेश्चन किए होते हैं वो जनरली इन खर्चों का टोटल इसके अमाउंट के बराबर होता है, और इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है, आपको एग्जाम में चेक करना है। ठीक है जी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करना है, टोटल कॉस्ट आएगी, वो टोटल कॉस्ट इन चारों कॉस्ट के बराबर है, तो अच्छी बात है। यदि बराबर नहीं है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस को आप क्या मान सकते हैं, अदर वेरिएबल एक्सपेंस मान सकते हैं। फिक्स भी मान सकते हैं, बट मैंने क्या मान लिया, वेरिएबल मान लिया। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंड्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ टॉयज। अब वो कहता है भी आने वाले साल में, करंट ईयर में हम उतने ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं जितनी पहले करते थे। द फिक्स कॉस्ट विल गो अप बाय 10%, डायरेक्ट वेजेस मटेरियल विल इंक्रीज बाय 6%, 4% रिस्पेक्टिवली।
बट ही हैज नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पहले भी 16 रुपये 50 पैसे थी, आगे भी 16 रुपये 50 पैसे रहेगी, बट आपकी फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, आपका मटेरियल कॉस्ट 4% बढ़ेगा, लेबर आपका 6% बढ़ेगा। और क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस सिचुएशन ही ऑब्टेन एन ऑफर फॉर फर्दर सेल ऑफ 20% ऑफ कैपेसिटी, मतलब जो भी उसकी कैपेसिटी है उसका 20% का उसको ऑफर मिल रहा है। ऑफर कब मिल रहा है, ऑफर कब मिल रहा है, 60% कैपेसिटी को बेचने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब आप पहले 60% सेल करोगे, देन उसके बाद 20% का ऑफर आएगा। तो इसका मतलब जब आप 60% सेल करोगे तो आपको अपनी सारी की सारी फिक्स कॉस्ट के पैसे 60% से रिकवर कर लेने होंगे। जब आप 20% के लिए ऑफर प्राइस कस्टमर को बताओगे तो उस समय ध्यान रखना होगा कि आप कस्टमर से केवल दो ही चीजों के पैसे मांगोगे, एक वेरिएबल कॉस्ट के और एक अपना प्रॉफिट का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के सारे पैसे आप पहले ही 60% कैपेसिटी से रिकवर कर गए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जहां पे भी यूज होती है, ध्यान रखना कि जितनी फिक्स कॉस्ट आपने लगाई थी वो आपकी हमेशा एग्जिस्टिंग सेल क्वांटिटी से रिकवर हो जाती है, क्योंकि ऑफर एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। पता नहीं 20% कैपेसिटी पे कस्टमर जो प्राइस हम बताएंगे उस पर वो सामान खरीदे ना खरीदे, तो हम क्या करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी पे ही सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब व्हाट मिनिमम प्राइस you will recommend for acceptance of the offer to ensure the manufacturer an overall profit of 30,100। मतलब आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट चाहिए 30,100 का, और 30,100 पे आपको यहाँ पर कितनी प्राइस कस्टमर को बतानी होगी 20% कैपेसिटी के लिए जो आपको ऑफर मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए 60% कैपेसिटी पे आपकी सेल कितनी है, 12,000 यूनिट की। तो 20% कैपेसिटी पर आपकी सेल कितनी होगी, हाँ जी 12,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 20, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी 12,000 को डिवाइड किया 6 से, मल्टीप्लाई किया 2 से, आपके पास 4,000 यूनिट आएगा। इसका ना आपको 4,000 यूनिट की वो प्राइस बतानी है जो आपको कम से कम कस्टमर से मिलनी चाहिए, ताकि 30,100 का आपको टोटल प्रॉफिट मिल सके। पहला पॉइंट तो ये है कि कितनी क्वांटिटी की आपको मिनिमम प्राइस बतानी है, 4,000 यूनिट की बतानी है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपसे क्या क्वेश्चन में पूछे, मिनिमम प्राइस आपको बतानी है किसकी, 4,000 यूनिट्स की, ठीक है ना। और 4,000 की मिनिमम प्राइस बताओगे तो एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको चाहिए, और आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, और एक आपका डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे नील मानी जाएगी, क्योंकि 4,000 यूनिट आपके पास क्या है, ऑफर है, और ऑफर की फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है, नील, क्योंकि ये 20% का जो आपको ऑफर मिल रहा है, 20% कैपेसिटी का जो आपको ऑफर मिल रहा है, 20% कैपेसिटी का ऑफर आपको जो मिल रहा है वो 60% कैपेसिटी 12,000 यूनिट बेचने के बाद मिल रहा है। इसका मतलब 12,000 यूनिट जब आपने बेची होगी तो उस समय ये ऑफर नहीं आया था, तो उस समय ही आपने सारी के सारी 100% फिक्स कॉस्ट क्या कर ली, 60% कैपेसिटी से रिकवर कर ली होगी। ध्यान से समझे, ठीक है ना। तो अब आपको दो चीजें चाहिए, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक आपको चाहिए डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। यानी यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस में से हमने प्रॉफिट माइनस किया, मतलब कि 16 रुपये 50 पैसे में से हमने माइनस कितना किया था, 1 रुपये 80 पैसे। तो हमारे पास कितना आया, 14 रुपये 70 पैसे, ठीक है ना। अब 14 रुपये 70 पैसे में ध्यान दीजिए, हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी है, हमारे पास में वर्क्स ओवरहेड कितना है, हमारे पास में सेलिंग ओवरहेड कितना है, और हमारे पास में अदर वेरिएबल एक्सपेंस कितना है। एक बार सारा समझ लो। और ये 16 रुपये 50 पैसे में से 1 रुपये 80 पैसे माइनस के 14 रुपये 70 पैसे है। 14 रुपये 70 पैसे में आपके पास में 4.25, 1.60, 7.15, 90 पैसे, और बैलेंसिंग फिगर आपके पास कितना आ गया, 80 पैसे आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 14.70 में से हमने माइनस किया 4 रुपये 25 पैसे, हमने माइनस किया 1 रुपये 60 पैसे, हमने माइनस किया 7 रुपये 15 पैसे, हमने माइनस किया 90 पैसे, बैलेंसिंग फिगर आ गया 80 पैसे अदर वेरिएबल एक्सपेंस, जो मैं ऑलरेडी समझा चुका। इसमें जो फिक्स पार्ट है उन दोनों का टोटल देखो कितना है, हाँ जी 2.86 प्लस 0.27
आपके पास आ जाएगा 3 रुपये 13 पैसे मल्टीप्लाई बाई 12,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 110%, क्योंकि आपके फिक्स कॉस्ट 10% बढ़ गई है, तो इंटू 12,000 इंटू 110% आपके पास आ जाएगा 41,316, 41,316 रुपये। और आपके पास में जो वेरिएबल कॉस्ट है वो अब कितनी आएगी? अब की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम थोड़ा सा फिर से हाईलाइट कर देते हैं समझाने के लिए। ठीक है ना? तो ये सबको जोड़ लो और बताओ कितना आपके पास में आता है। 4 रुपये 42 पैसे प्लस 1.696 प्लस 4.29 प्लस 0.63 प्लस 0.8 आपके पास आ जाएगा 11.836। ठीक है ना भाई? तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सारी चीजें आपके लिए सॉल्यूशन में लिख के रखी हुई हैं। एक बार फटाफट से चलते हैं सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले हम 12,000 यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं करंट ईयर में। करंट ईयर में जरा ध्यान से समझो, हम 12,000 यूनिट का प्रॉफिट निकाल रहे हैं जिसमें हमारी सेलिंग प्राइस थी 16 रुपये 50 पैसे। मेटेरियल कितना था? 4 रुपये 25 पैसे, 4% बढ़ गया तो 4 रुपये 42 पैसे अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया था, वो ऐसे आया। 1 रुपये 60 पैसे लेबर कॉस्ट थी, 6% बढ़ गया, 1.696 हो गया। वर्क्स ओवरहेड 7 रुपये 15 पैसे था जिसमें 40% फिक्स था तो 60% वेरिएबल हो गया, 4.29। 90 पैसे में 30% आपका फिक्स है तो 70% वेरिएबल हो गया, 0.63। और 80 पैसे आपके पास क्या था? बैलेंसिंग फिगर था अदर वेरिएबल एक्सपेंस। तो इसका मतलब 16 रुपये 50 पैसे में से सारे खर्चे माइनस किए, आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 4.664। अब कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट को 12,000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 12,000 यूनिट का करंट ईयर में 55,968 रुपये। और उसमें से फिक्स कॉस्ट जो अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में निकाल के दिखाई थी, तो फिक्स कॉस्ट मैंने अभी आपको वर्किंग नोट में निकाल के दिखाई थी 41,316, वो आपने यहाँ पे क्या कर दी? माइनस कर दी। ठीक है ना? तो आपने अभी करंट ईयर में 12,000 यूनिट से कितना प्रॉफिट कमा लिया? करंट ईयर में आपने 12,000 यूनिट से कितना प्रॉफिट कमा लिया? तो हम कहेंगे 14,652 रुपये का प्रॉफिट हमने कमा लिया। अब 14,652 रुपये हम प्रॉफिट कमा चुके हैं, जबकि हमारा टोटल टारगेट कितना है? टोटल टारगेट कितना है? 30,100 रुपये। अब 30,100 में से यदि मैं 14,652 रुपये माइनस करूं तो 15,448 रुपये, 15,448 रुपये का प्रॉफिट अभी भी कमाना बाकी है। 15,448 रुपये का प्रॉफिट अभी भी कमाना बाकी है। कितनी यूनिट से? 20% कैपेसिटी 4,000 यूनिट से। इसका मतलब डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा? डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट कितना आएगा आपका? 3.862। ठीक है ना? वेरिएबल कॉस्ट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया था 11.836। 11.836 मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई। फिक्स कॉस्ट हम रिकवर करेंगे नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी 12,000 यूनिट से रिकवर कर चुके हैं। और आपका जो डिजायर प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा? डिजायर प्रॉफिट आपका पर यूनिट कितना आ जाएगा? ये सारी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूँ। 3.862 3.862 3.862 कैसे निकाला था भाई इसको? 30,100 रुपये का प्रॉफिट मुझे कमाना था, उसमें से 14,652 रुपये मैं कमा चुका हूं, तो बाकी का प्रॉफिट मुझे और कमाना है। कितनी यूनिट से? 4,000 यूनिट से। अब सबको जोड़ दो और आपके पास में न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी 11.836 प्लस 3.862। तो आपके पास कितना आएगा? जल्दी से देख के बताओ। 15.698 आपके पास है न्यू सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए आसान है। हाँ जी, एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं आपके लिए। पहला आपके पास है एमसीक्यू, जिसमें आपसे पूछ रहे हैं ब्रेक इवन सेल 60% है करंट सेल का। इसका मतलब बीपी सेल्स रेशियो आपके पास है 60%, प्रॉफिट आपके पास है 60,000। आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ढूंढना है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो पहला है आंसर नंबर 1 मुझे निकालना है। तो सबसे पहले भाई कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फिक्स कॉस्ट। हाँ जी, एमसीक्यू 1, जिसमें पहला आंसर मेरे को निकालना है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 60,000, यदि मुझे फिक्स कॉस्ट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, यदि मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
प्रॉफिट का रिलेशन होता है एमओएस से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो से डिवाइड करो और उसको बीईपी सेल्स रेशो से मल्टीप्लाई करो। अब आपको कहोगे सर प्रॉफिट है 60,000, बीपी सेल्स रेशो 60% है। यदि बीपी सेल्स रेशो 60% दे रखी है आपको, तो आपका एमओएस रेशो कितना होगा? आपको लिखाया था 100% माइनस बीपी सेल्स रेशो, दैट इज 40%। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपके पास में? 60,000 को 40% से डिवाइड करो और 60% से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 90,000। तो इस तरीके से 90,000 पे आपके पास आ गई फिक्स कॉस्ट और आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा 1,50,000 पे और सीधा सीधा आपका आंसर हो गया 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आइदर 4,000 यूनिट्स ऑफ ए और 35 यूनिट बी और 5,000 यूनिट सी। मतलब किसी ए का 4,000 यूनिट बना सकते हो या बी का 3500 यूनिट या सी का 5,000 यूनिट। मतलब जो आपकी कैपेसिटी है उसमें आप कोई एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओनली वन प्रोडक्ट कैन बी मेड इन प्रोडक्शन पीरियड। मतलब आपकी जो कैपेसिटी है उसमें किसी एक ही प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो आंसर नंबर 2 को समझो। मतलब ए बी सी में मेरी क्वांटिटी कितनी कितनी है? 4,000, फिर 3,500 और फिर आपके पास है 5,000। और मेरे पास क्वेश्चन में आगे लिखा है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए का 10 रुपए, बी का 11 रुपए और सी का 8। इसका मतलब यदि मैं ए प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं कंट्रीब्यूशन 40,000 रुपये कमा पाऊंगा, बी बनाऊंगा तो 38,500 और सी बनाऊंगा तो 5,000 यूनिट का 8 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा? 40,000। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए, मतलब ए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताइए। इसका मतलब क्या हुआ वो समझो। ये कहते हैं यदि मैं ए प्रोडक्ट बनाता हूं तो ए बनेगा तो 40,000 रुपये कमाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ए बनाने पर मैं क्या नहीं बना पाऊंगा? बी और सी नहीं बना पाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में से मुझे ज्यादा लाभ कौन दे सकता है? हायर अमाउंट कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो है 40,000 रुपए का। इसका मतलब ए बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मुझे 40,000 रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। यदि मैं ए बनाऊंगा तो जो मैं 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता था सी बनाकर वो नहीं कमा पाऊंगा, और बी 38,500 नहीं दे पाएगा। तो इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है दोनों में? 38,500 40,000 में हायर अमाउंट कौन सा है? 40,000। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो गई ए बनाने की? 40,000। तो बी पी सेल 15,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 22,500, वेरिएबल कॉस्ट है 45 रुपए और आपको यहाँ पे निकालना है पीवी रेशो। अब यदि आपको पीवी रेशो निकालना है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? पीवी रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100 करना पड़ेगा। तो फटाफट से पहले तरह इनको साफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 3 पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ भाई? सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में आपको जोड़ना पड़ेगा क्या? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको पता है बीपी सेल कैसे निकालते हैं। बीपी सेल यूनिट्स में कैसे निकालते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट जो 22,500 है उसको बीपी सेल 15,000 से डिवाइड करो और आपके पास आ जाएगा 1 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब 45 रुपये में आपने 1 रुपये 50 पैसे जोड़ा तो आपके पास आया 46 रुपये 50 पैसे। अब पीवी रेशो निकालना है तो पीवी रेशो कैसे निकालता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। मतलब 1 रुपये 50 पैसे को 46 रुपये 50 पैसे से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 3.225, मतलब 32 याद है। तो आपके पास में कोई भी आंसर मैच नहीं करता तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नन ऑफ दीज। हाँ जी, कोई दिक्कत इस तरीके से किसी को? तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ, द पीवी रेशियो ऑफ डेल्टा लिमिटेड इज 50%। हाँ जी, पीवी रेशियो हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 50% दे रखा है। एमओएस रेशियो कितना है? 40%। कंपनी ने 500 यूनिट बेची है। बीपी सेल बताओ। अब बीपी सेल का फॉर्मूला क्या है? हमें आंसर किस में देना है? यूनिट्स में दे रखा है। तो बीपी सेल यदि यूनिट्स में निकालना है तो एक्चुअल सेल यूनिट्स में ले लो जो कि 500 दे रखी है और उसको बीपी सेल रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो यार। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। तो 500 यूनिट्स को
बीईपी सेल्स रेशियो जो कि इस क्वेश्चन में कितनी है, एमओएस रेशियो 40% है, तो एमओएस रेशियो यदि 40% है तो बीईपी सेल्स रेशियो कितनी होगी, 100% माइनस एमओएस रेशियो 60%, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 यूनिट्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट जेड हैज अ पीवी रेशियो ऑफ 28%। प्रोडक्ट जो जेड है उसका पीवी रेशियो कितना 28% है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट जेड ड्यूरिंग द Q2 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2,80,000। मतलब फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, ये कौन सा आंसर था आपका 4। अब आ गया फिफ्थ, यानी पीवी रेशियो दे रखी है, फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, आपको निकालना है सेल्स, मतलब डिजायर सेल्स निकालना है। डिजायर सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, मतलब कि 2,80,000, 70,000 का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, डिवाइड बाई हमने किया 28%, तो देखो कितना आता है आपके पास में 12,50,000 रुपए की आपकी सेल आ गई। आपका आंसर हो गया 12,50,000। इधर हो गया 300, इससे पहले क्या था 40,000, इससे पहले क्या था आपका 1,50,000, और इससे पहले क्या था नन ऑफ दीज। ठीक है ना। चलिए अभी 6 आंसर पे आ जाते हैं। ए लिमिटेड फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपए, और यहाँ पे आपकी जो सेलिंग प्राइस है 200 रुपए पर यूनिट है। पीवी रेशियो आपके पास है 40%, आपको बीईपी सेल निकालना है यूनिट्स में। तो यदि बीईपी सेल्स आपको यूनिट्स में निकालना है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है आपके पास 6 लाख, सेलिंग प्राइस कितनी है 200, 200 का 40%, 200 का 40% आपके पास आ जाएगा 80, मतलब 6 लाख को 80 से डिवाइड करो और देखो क्या चमत्कार आता है आपके पास में, 6 लाख डिवाइड बाई 80 आपके पास है 7,500, तो आपका आंसर कितना होगा 7,500 यूनिट हो जाएगा। यानी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए फटाफट से। यानी 7th, फिक्स कॉस्ट है 2,25,000, प्रॉफिट है 1,85,000, बीईपी सेल है 9 लाख, आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब प्रॉफिट आपको दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को समझने के लिए हम पीवी रेशियो को ऐसे भी तो लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन एमओएस, या फिर हम लिखते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी सेल। दोनों से निकलता क्या है, पीवी रेशियो तो निकलता है। तो जो आंसर इस फॉर्मूले से पीवी रेशियो का आएगा वही आंसर इस फॉर्मूले से भी आएगा। मतलब पीवी रेशियो आप इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों से सेम आएगा। जब आंसर सेम आएगा तो आप इन दोनों को इक्वल भी कर सकते हो। अब मुझे क्वेश्चन में निकालना है एमओएस, तो एमओएस को निकालने के लिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया किससे, बीईपी सेल से, और डिवाइड किससे कर दिया, फिक्स कॉस्ट से। तो प्रॉफिट मेरे पास कितना भाई 1,85,000, बीईपी सेल है 9 लाख, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 2,25,000। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, ज्यादा लगाने से दिमाग खराब हो सकता है, खराब तो हमें करना ही नहीं है। तो आपके पास आंसर रहेगा 7,40,000, 7,40,000 आपका आंसर हो गया डी। व्हेन क्वेश्चन नंबर 8, इन अ कंपनी सेल प्राइस आपका 69.50 है, वेरिएबल कॉस्ट है 30.50, तो आपके पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ जाएगा, 69.50 में से आपने 35.50 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा 34। ठीक है ना, 35 रुपये 50 पैसे। आपके पास में फिक्स कॉस्ट दे रखी है 18,02,000, तो आपके पास में बीईपी सेल्स कितना आ जाएगा, हाँ जी बीईपी सेल्स आपको निकालना है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, 18,02,000 को 34 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपके पास आ जाएगा 53,000, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आणि नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स सेल्स एंड प्रॉफिट वर 1,60,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। आपको 2 बार की सेल दे रखी है, 2 बार का प्रॉफिट दे रखा है। तो 9th में सेल आपके पास कितनी है 1,60,000, और प्रॉफिट आपके पास कितना है 8,000। सेल आपके पास है 1,80,000 और प्रॉफिट आपके पास है 14,000। तो चेंज इन सेल कितना है 20,000, और चेंज इन प्रॉफिट कितना है 6,000। इसका मतलब हम पीवी रेशियो यदि निकालना चाहते हैं तो पीवी रेशियो निकालने के लिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द पीवी रेशियो बताइए कितना है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100।
तो आपके पास में आ जाएगा 30%, 30% आपके पास हो गया आंसर नंबर सी। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहे हैं पीवी रेशियो बताइए, यदि फिक्स कॉस्ट दे रखी है, सेल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है। तो भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए और आप देखो चमत्कार, फटाफट फटाफट आंसर आते हैं। फिक्स कॉस्ट है 90,000, आपके पास है प्रॉफिट 60,000 और आपके पास है सेल्स 3 लाख रुपए और आपके पास आंसर है 50%। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया डी। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जब आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी कॉस्ट का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बंटवारे का करते हो, मतलब कि बिहेवियर के हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। क्वेश्चन नंबर 11, एक कंपनी जो जेट प्रोडक्ट, हाँ जी कंपनी क्या नाम क्या है? नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें जेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 1 लाख यूनिट, 12 रुपए के हिसाब से, फिक्स कॉस्ट है 280, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 2 लाख और बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या निकालना है? वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो देखिए भाई वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालें? रुपीज में निकालना है वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास सेल वैल्यू कितनी है? सेल आपके पास है 12 रुपए के हिसाब से 1 लाख यूनिट 12 लाख की, ठीक है ना। अब सेल में से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आता है। अब प्रॉफिट हमारे पास है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए, प्रॉफिट हमारे पास है क्वेश्चन में 2 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,80,000 रुपए। तो हमारे पास में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 480। अब 480 यदि कॉन्ट्रीब्यूशन है तो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ जाएगा 7,20,000 रुपए। तो 7,20,000 रुपए हमारे पास क्या आ गया? वेरिएबल कॉस्ट आ गई। चलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको दे रखा है 1,50,000, 20,000 2016 में। तो 2016 में आपकी जो सेल है और आपका जो प्रॉफिट है वो दे रखा है। सेल है 1,50,000, प्रॉफिट आपके पास है 20,000 रुपए। 2017 में आपके पास जो सेल है वो 1,70,000 है और आपके पास जो प्रॉफिट है वो 25,000 है। इसका ना चेंज यदि मैं देखना चाहूँ तो चेंज कितना है? 20,000 रुपए की जब सेल चेंज आती है तो प्रॉफिट में बदलाव कितना आता है? 5,000। इसका ना पीवी रेशियो यदि मुझे निकालना है तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100 और आपका आंसर आ जाएगा 25%। इसका मतलब 13 क्वेश्चन का आंसर 25% हो गया आपके पास में सी। नेक्स्ट आपके पास है 14 क्वेश्चन, प्रोडक्ट ए, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब पीवी रेशियो 40% है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है और आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 15,000। बताइए सेल्स कितनी होगी? मतलब कि आपको डिजायर सेल्स निकालना है। डिजायर सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, हाँ जी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो 40%। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75,000 डिवाइड बाई 40%। हाँ जी 75,000 डिवाइड बाई 40%, आपके पास आ जाएगा 1,87,500। 1,87,500, तो 1,87,500 आपके पास आ गया सी। 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 60,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो मतलब पीवी रेशियो 40% है। आपको बीपी सेल्स बताना है। अब बीपी सेल्स यदि आपको यूनिट्स में बताना है तो आपका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब 40 रुपए का 40%, 40 रुपए का 40% आपके पास 16 रुपए आ गया। तो 60,000 को आपने 16 से डिवाइड किया, 60,000 डिवाइड बाई 16 आपके पास है 3750। अब 3750 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया सी 3750। यानी 16 क्वेश्चन पे आगे। 16 क्वेश्चन में आपको पीवी रेशियो निकालना है और आपको बीपी सेल दे रखा है 3,20,000, फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 1,28,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको याद होगा हम बीपी सेल कैसे निकालते हैं? हाँ जी बीपी सेल यदि हमें निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो यदि मुझे पीवी रेशियो निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? फिक्स कॉस्ट अपॉन बीपी सेल इंटू 100, मतलब कि 1,28,000 को हमने डिवाइड कर दिया किससे? 3,20,000 से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो देखो कितना आता है? 1,28,000 डिवाइड बाई 3,20,000
इंटू 100 40%, तो आपका 40% आंसर आ जाएगा और 40% आपका आंसर कौन सा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट। कहते हैं बीपी सेल बदलती है किससे, तो बीपी सेल का फॉर्मूला क्या जरा आप उसको समझो। यदि मेरे को बीपी सेल्स निकालना है तो हम लिखते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते हैं। अभी कहते हैं चेंज इन फिक्स कॉस्ट, यदि फिक्स कॉस्ट चेंज होगी तो भी बीपी सेल चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो भी बीपी सेल चेंज होगी, सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो भी बीपी सेल होगा। इसका आपका आंसर हो गया ऑल दी अबव, सारे पॉइंट में कोई भी बदलाव आएगा तो बीपी सेल चेंज हो जाएगी। लास्ट है 18 क्वेश्चन नंबर, पीवी रेशियो 40% है, फिक्स कॉस्ट है 32,000, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, आपको बीपी सेल निकालना है। तो बीपी सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है, यूनिट्स में या रुपीज में, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो रुपीज में दे रखे हैं, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 32,000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 40% से, तो आंसर कितना आ जाएगा 80,000, तो 80,000 मेरा आंसर हो गया बी। इस तरीके से मेरे सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं किसके, मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर के। तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जो मेन पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे जो आपको याद करने हैं, वो फिर फॉर्मूले की जो मैंने लिस्ट आपको दे रखी है सारे वो याद करने हैं। तो ये जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराए हैं इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर दी है। बाकी तो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं क्लास में, जो रेगुलर क्लास है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा, और आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे